हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए, जो हमारी सीरीज़ चल रही है आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज़, उसकी ये सेकंड क्लास है। इस सीरीज़ में हम जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में जी के जीएस के क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके फॉर्म भरे गए थे 2019 में। तो 2019 में फॉर्म भरा गया था, 2021 में पेपर हुआ था। उसमें जितनी भी शिफ्टों में जी के जीएस के क्वेश्चंस आए थे वो सारे करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है भाई। और जो एजेंसी एसएससी का पेपर सेट करती है वो ही आरआरबी एनटीपीसी का पेपर सेट करेगी। तो आरआरबी एनटीपीसी के अलावा एसएससी के मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा हमारा सारा, जो लेक्चर रहेंगी, क्लासेस रहेंगी, पीवाईक्यू का एक एक क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है। एसएससी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आरपीएफ जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसके जितने क्वेश्चन आए हैं जी के जीएस के, वो सारे कर लेंगे हम। तो आपका जो है पीवाईक्यू में आप मास्टरी कर जाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली क्लासेस आएंगी। और पहली क्लास आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है वो भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो जो है केमिकल जो रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, वो नहीं हुआ है। तो इनमें से कौन सा है? तो आकार में जो परिवर्तन होता है वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। फिजिकल चेंज में आकार में परिवर्तन हो जाता है, साइज में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है भाई। बाकी गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन, ये केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती है इन तीनों में। इसमें आकार में परिवर्तन, ये फिजिकल चेंज है। इतना आपको ध्यान रखना है। पूछ सकता है आपसे, इन तीनों को ध्यान रखना है आपको, इसको भी, इसको भी, इसको भी। नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, आने वाले एग्जाम में, कि रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो बीच बीच में जीके और वो मैथ और रीजनिंग आएगी, तो आपको घबराना नहीं है देख के। ठीक है, इग्नोर मारना है उसको। तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो एटॉमिक जो एनर्जी होती है, एटॉमिक एनर्जी अधिनियम 1962 नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को रोकता है। ठीक है। एटॉमिक एनर्जी जो है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके उत्पादन में, उसको उत्पादन करने के लिए निजी नियंत्रण को रोकता है ये एक्ट, जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम है, एटॉमिक एनर्जी अधिनियम। ठीक है, ये जो है 1962। तो इस पे देखिए जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जो एटॉमिक एनर्जी जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग, तो निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। एफडीआई को भी प्रतिबंधित करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती हैं इसमें, एटॉमिक एनर्जी में, जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में, तो एफडीआई को भी रोकता है। और जो प्राइवेट, निजी मतलब प्राइवेट जो होते हैं, उनसे भी, उनका भी, उन्हें भी नियंत्रण नियंत्रण जो है प्रतिबंधित करता है ना। आपको ध्यान रखना है भाई, ये एक्ट का ध्यान रखना है, आपसे रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी भाई सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या इसको याद रख लें? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पूछ सकता है वैसे। याद रख लें, सुभद्रा कुमारी चौहान, याद ही रखना पड़ेगा ये आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टूंड्रा वनस्पति, टूंड्रा वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है। तो टूंड्रा मतलब ठंडा, ऐसे याद रख सकते हैं आप। टूंड्रा मतलब ठंडा, तो अल्पाइन टूंड्रा मिलती है कहाँ पे, तो ठंडा कहाँ पे है भाई। टूंड्रा वाली जो वेजिटेशन है ये हिमालय क्षेत्र में है। ये हमारा ऐसे, ये वाला जो एरिया है, एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, फिर समझ जाएंगे काफ़ी अच्छे से। देखो, कुछ इस तरह से ऐसे करके हमारा, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ भाई ये मैप। इस तरह से है। ठीक है, भारत, तो यहाँ पे जो हिमालय के क्षेत्र हैं, ठीक है, इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे मिलती है टूंड्रा, टूंड्रा वेजिटेशन।
ठीक है, इसमें देखिए मॉसेस जो होते हैं, लाइकेन्स जो होते हैं, ठीक है, ग्रासेस भी होती हैं यहाँ पे, और ड्वार्फ ड्वार्फ जो श्रब्स होती हैं, ऐसे याद रख लें आप, श्रब्स, मॉसेस, लाइकेन्स और ग्रासेस, ये होती हैं यहाँ पे टूंड्रा वाला जो एरिया होता है, तो टूंड्रा वेजिटेशन का। ठीक है, बाकी देखो ये है आपका पूर्वी घाट, जिसे ईस्टर्न घाट बोलते हैं, और ये है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न, तो यहाँ पे भाई ज़्यादातर ना एवरग्रीन एरिया है वेस्टर्न घाट्स पे, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी ये जो मैदान है ये मध्य मैदानी क्षेत्र है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टूंड्रा से आप ठंडा से याद रख सकते हैं, ठंडा टूंड्रा बस, उसमें जो वेजिटेशन मिलती है, तो ठंडा एरिया कहाँ है, हिमालय क्षेत्र में। तो ऐसे ये क्वेश्चन निकल जाएगा। आपको ऐसे भी याद रखना है, दिमाग लगाना थोड़ा सा एग्जाम में, ऐसे नहीं है बिल्कुल ही सारी चीज़ें रट के ही जाओगे। ठीक है, थोड़ी अपनी जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसे भी वहाँ पे लगाना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया। तो एटॉमिक एनर्जी का उपयोग करके जो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोडक्शन कब स्टार्ट करी गई, तो ये करी गई थी भाई अक्टूबर 1969 में। इतना आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि पहली बार जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करी गई थी एटॉमिक एनर्जी से, नाभिकीय ऊर्जा से, तो वो अक्टूबर 1969 में करी गई थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक HDI का सृजन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो महबूब उल हक पाकिस्तान के थे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन पूछ लिए भाई पाकिस्तान की जीके के एक उसका मोहम्मद अली जिन्ना का भी पूछा था पिछले वाले जो शिफ्ट है उसमें, पाकिस्तान पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर लिया था एग्जामिनर ने। तो HDI का सृजन किया था किसने? महबूबुल हक ने। याद रखना है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है काफ़ी, HDI वाला। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर आपको आता है तो भी लिखें, और नहीं आता तो गूगल करके लिखें। ठीक है भाई, और उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, इससे क्या है आपको याद रहेगा, अगर एग्ज़ाम में आ गए तो आप भूल नहीं पाओगे, आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो रैंक से क्वेश्चन भी आता है, रैंकिंग से, इंडिया की रैंकिंग क्या है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है और थर्ड कौन है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो पिछली वाली जो हमारी शिफ्ट थी उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो EVM की फुल फॉर्म पूछी थी उसमें। ठीक है, तो EVM की फुल फॉर्म आप मुझे लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी NRDWP का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ठीक है भाई, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, याद रखनी है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो ये है भाई, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। देखो यहाँ पे वाटर है, ये इस तरह से ढलान के रास्ते, यहाँ से ऐसे वाटर आएगा ना, ढलान के रास्ते से गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो उन जल मार्गों को क्या कहते थे, जो भूमिगत जल मार्ग हैं, तो उन्हें बोलते थे भाई कनाट्स। आप इस क्वेश्चन को ना वैसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। देखो सुरंगें होती नहीं थी और रिवर्स भी नहीं है, ऐसे थोड़ी ना बनाई जाती हैं रिवर्स। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है भूमिगत जल मार्गों, तो सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरी, यही एक लग रहा है हमें, जो कनात किसी को बोलते होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो वाराणसी यूपी में जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये 2020 में ये थे भाई मसात्सुगु असाकावा, और अब है मसातो कांदा, ये है अब जो है इसके अध्यक्ष। और बाकी एशियन डेवलपमेंट का जो
हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में। हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है भाई। तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। अभी जो बने हैं, जो अध्यक्ष हैं इसके, मसातो कोंडा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम बताइए। तो नाम क्या था भाई उसका, जो है पहले जो स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है, तो उसका नाम है INS विक्रांत। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन, डियर लर्नर्स, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, क्या कह रहा है। मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं। तो अफ्रीका, ये इसका आंसर भाई। होमोसेपियंस के जो अवशेष मिले हैं वो अफ्रीका से ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है। तो 2019 में, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की सूची से हटा दिया गया था। तो भाई वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की सूची से कौन सा हटाया था इनमें से, तो ये थे बेथलेम में स्थित यूशी के जन्म स्थान को हटाया था, ठीक है भाई। तो डेंजर में है, वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर, फ्रांस में। कब बना था, 1945 में, ठीक है भाई। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इतना आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि फुल फॉर्म पे फोकस है। 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म के आ चुके हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है भाई। तो निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वन जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं में योगदान नहीं करता। कौन नहीं करता है, तो अपसारी विकास, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जो है मौजूदा जातियों में से जो नई जातियां विकसित होती हैं उसमें योगदान नहीं करता है, तो इसे ही बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बाकी ये तीनों करते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्टिंग और जियोग्राफिकल आइसोलेशन और वेरिएशन। ये तीनों जो है, जब जो मौजूदा हमारी जातियाँ होती हैं उनमें जो है नई जातियाँ विकसित होती हैं, इनकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्टिंग, ज्योग्राफिक आइसोलेशन एंड वेरिएशन। बाकी ये गलत है, गलत ही पूछा है। नहीं पे ज़्यादा फोकस करना भाई, कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में ना हम नहीं भूल जाते हैं, तो जहाँ पे नोट दिख जाए ना, अलर्ट हो जाना है आपको, क्वेश्चन हो सकता है आपका गलत, तो इसलिए इस चीज़ को रखना है आपको ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो ये बॉम्बे डेकन्स में शुरू हुई की गई थी राजस्व प्रणाली, जिसे जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो रैयतवाड़ी कहाँ स्टार्ट की गई थी, वैसे ये सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट करी गई थी। और किसने स्टार्ट करी थी ये रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था, तो ये हेक्टर मुनरो थे, मुनरो और रीड, मुनरो और रीड के द्वारा स्टार्ट करी गई थी ये। मुनरो आप याद रख लें, रीड याद रख लें, इसी से अगर कोई क्वेश्चन आ गया रैयतवाड़ी पे तो सही हो जाएगा। इन्होंने ये सिस्टम लाया था रैयतवाड़ी का और बंदोबस्त का, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का, ठीक है भाई। तो बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई थी राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में, ठीक है डियर लर्नर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को देखने में, ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है चीज़ों को, हो जाएंगे आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में जो है अशोक के राजादेश, अशोक एडिक्ट्स को जो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी। देखिए ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो जेम्स प्रिंसेप थे, पुरातत्वविद थे ये, ठीक है। तो इन्होंने जो है अशोक के जो एडिक्ट से उन्हें डेसिफर किया है, उन्हें उनकी व्याख्या की थी। तो कब की थी ये, 1837 में की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट है और आपको इसे रखना है ध्यान, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछता है। तो कंप्यूटर के पिछली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, तो इस शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन हैं आई थिंक।
तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम में इन जो दी गई हैं इन डिवाइसेस में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर होता है ये, ठीक है, इमेज निकालता है क्लियर, तो यही इसका आंसर है। बाकी ये तीनों सॉरी गाइस, तो ये तीनों जो है सॉरी गाइस, थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है इसलिए थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम है, बाकी आपको समझ तो आ रहा होगा आई थिंक। तो ये देखिए इनमें से एक जो है प्लॉटर, ये आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का, और बाकी तीनों मैग्नेटिक स्कैनर, ट्रैक बॉल और लाइट पेन जिससे हम कमांड देते हैं ना, वो इनपुट डिवाइस होती हैं, और जो कमांड देने के बाद आउटपुट आता है वही आउटपुट होता है। तो प्लॉटर एक तरह से प्रिंटर है, जब हमने कमांड दी तो प्रिंट निकल के बाहर आया, ठीक है, प्रिंटर से, तो ये आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। बाकी लाइट पेन, ट्रैक बॉल और मैग्नेटिक जो है स्कैनर, ये तीनों इनपुट हैं। आप याद रखें इन्हें, नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो आपका होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का, तो आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें पूछ सकता है आपसे। इंद्रधनुष 2.0 कैसे संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, रिकैपिटलाइजेशन, रिकैपिटलाइजेशन, ठीक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, ठीक है, कमर्शियल जो शेड्यूल बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर जो बैंक होते हैं, वो उन जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनका पुनर्पूंजीकरण, तो इंद्रधनुष 2.0 ध्यान रखनी है आपको। ये पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी? तो अलबरूनी ने लिखी थी। तो ये अलबरूनी गजनी के टाइम था, गजनी, और इब्न बतूता मोरक्को ट्रैवलर था, और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, ठीक। और इब्न बतूता की एक बुक है रहला, रहला याद रखनी है, ये कई बार पूछी गई है। मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका, ये भी आपको याद रखनी है, पिछली शिफ्ट में ये आया था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, जिससे फाइल शेयर नहीं होती है, इनमें से कौन सा ऐप नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है डियर लर्नर्स, भूल नहीं जाना है आपको, नहीं को देखते ही अलर्ट हो जाना है, ठीक है। तो सरफ्लाई जो होता है, ये जो ऐप होती है, इससे जो है फाइल शेयर नहीं होती हैं। बाकी ये पुश बुलेट और सुपर बीम और एयर ड्राइट, तो इन तीनों से फाइल शेयर हो सकती हैं, इससे नहीं हो सकती है। नहीं पूछा है तो नहीं में सरफ्लाई होगा, सरफ्लाई। इन तीनों को भी आप याद रखें क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 शब्द दिए गए हैं, ये तो उसका है भाई रीजनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, देखते हैं अपना, ये रहा। तो इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से बाहर हो जाएगा, ओपेक जो है उससे बाहर हो जाएगा? तो किस कंट्री में? इक्वाडोर ने कहा था ऐसा, ये घोषणा करी थी। इक्वाडोर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ती है इक्वाडोर, और ये जो है ओपेक का पार्ट थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो होती हैं, तो उनमें से एक थी ये, तो ये ग्रुप था। ओपेक का जो हेड क्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया, वियना, ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आई थिंक 1966 में बना था, कन्फर्मली मेरे को आई थिंक इतना ही ध्यान है, बाकी आप एक बार चेक कर लें इसको और चेक करके सही लिखें कमेंट में क्या है, ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, और इस कंट्री ने कहा है कि इससे बाहर निकलेंगे, तो इक्वाडोर ने कहा है जो है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश में भारत के सभी बड़े उद्योगपति ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। तो 1944 में बॉम्बे प्लान आया था, बॉम्बे प्लान, इसके अंतर्गत जो है देखिए कई सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एक साथ आए थे और इन्होंने जो है एक नियोजित तरीके से अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए जो है
अर्थव्यवस्था जो ठीक चले, इकोनॉमी ठीक रहे, तो उसके लिए एक प्लान बनाया था जो है 1944 में, बॉम्बे प्लान। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इससे ऐसे भी पूछ सकते हैं बॉम्बे प्लान कब आया था। ठीक है, दोनों तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गोल गुम्बज जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये तो सबको ही पता होना चाहिए भाई। तो ये कर्नाटक में स्थित है। जो है पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है। तीसरा क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का, पिछली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। तो पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है, तो ये है भाई एडोब फोटोशॉप का, जिसमें फ़ोटो एडिटिंग होता है, एडोब फोटोशॉप में ही होता है। तो पीएचडी इसका एक्सटेंशन फॉर्म है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्स डॉक्स करके आता है एक्सटेंशन। जो ऐसे कुछ फाइल होगी, उसके पीछे ऐसे डॉट होता है ना, उसके पीछे जो लिखा होता है 3-4 वर्ड का, आप सब में देख लें क्या क्या होता है। देखो, एडोब एक्रोबैट में भी देख लें, पेंट शॉप में भी देख लें, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो डॉक्स ही होता है, डॉक्स। ठीक है, ऐसे पॉइंट के बाद जो होता है 3-4 वर्ड का, वो एक्सटेंशन आप थोड़ा सा देख के जाएं एग्ज़ाम से पहले, याद कर लें उन्हें। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये तो भाई मैथ्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये रहा। तो ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की जो है स्वतंत्रता के बाद, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी, तो होमी जे भाभा की अध्यक्षता में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो परमाणु से रिलेटेड इन्होंने कई क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी से। तो एटॉमिक एनर्जी, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ऐसे ही डिसाइड करते हैं कि कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस एरिया को पढ़ के जाना है, ताकि हमें लगे कि अगर कोई और क्वेश्चन बन सकता है इस एरिया से, तो हम उसे पहले से ही पढ़ लें। ऐसे ही डिसाइड किया जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो ये इंपॉर्टेंट था भाई, तो इससे परमाणु के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो याद रख लें। पर जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे प्लांट हो गए एटॉमिक एनर्जी के, ठीक है, किस किस के सहयोग से बना है वो भी आप देख लें। जितने भी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं इंडिया में, वो भी देख लें, इम्पोर्टेंट। बाकी वो मैं करा दूंगा आपको, एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें हम एटॉमिक एनर्जी के जितने भी रिएक्टर्स हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट हैं वो भी मैं करवा दूंगा। तो होमी जे भाभा की अध्यक्षता में शुरू किया गया था ये परमाणु विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, क्या है। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनमें कार्य भिन्न होते हैं, तो ये है भाई समजात, होमोलॉगस। इनमें जो है बुनियादी संरचना समान होती है, बाकी और उत्पत्ति समान होती है और उनके कार्य भिन्न होते हैं, तो ये होमोलॉगस है। इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे किसे वर्ष 1938 में और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था, तो ये थे भाई सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन्हें 1938 में और 39 में जो है आईएनसी का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये थे भाई हरिपुरा सेशन, 1938 का जो है हरिपुरा सेशन, और 1939 का जो है त्रिपुरी सेशन। ये इतना आपको ध्यान रखना है भाई। इन 2 सेशनों में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे आईएनसी के सुभाष चंद्र बोस जी। तो और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी थी, तो ये करी थी 1939 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, हरिपुरा वाला भी, हरिपुरा। ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पूछा है इन्होंने। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, ये भी इन्होंने बनाई थी भाई, जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति जो है किस सामग्री से बनी है, तो ये ग्रेनाइट से बनी हुई है, जो श्रवण बेलगोला में गोमातेश्वर की जो स्टैचू है, मूर्ति है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो अंगूर की खेती, विटिकल्चर, इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है। खट्टे जो फल होते हैं अंगूर वगैरह, वो मेडिटेरेनियन जिसे भूमध्य सागर ये क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा होती है ये।
अंगूर की जो खेती होती है, खट्टे फल वहीं पे ज़्यादा मतलब उगाए जाते हैं उस एरिया में, क्योंकि उस वो एरिया अनुकूल है जो है खट्टे फलों की खेती के लिए। तो अंगूर की खेती, विटीकल्चर और बेस्ट वाइन वाइन जो होती हैं दारू, है ना, जो होती हैं तो वो भी वहीं बनती हैं, टॉप क्लास। ठीक है भाई। तो अंगूर की खेती, विटीकल्चर तो भूमध्य सागर के क्षेत्र के आसपास होती है, के आसपास जो भूमध्य क्षेत्र है ना उसके आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन जो राजा थे उनके कवि थे। बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित्र, हर्ष हर्षचरिता। ठीक है, स्पेलिंग पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो हर्षवर्धन जो है ये इसके काल में ही थे, बाणभट्ट ये जो है दरबारी कवि थे, और इन्होंने ही हर्षचरिता लिखी है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो है क्या है, ये रही ना एक क्वेश्चन, ये रहा, ये तो छूट ही जाता। तो जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो ये 38 थी भाई 2021 में। अभी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि अभी कितनी है फ़िलहाल में करंट जो हमारे यूनेस्को जो है विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है। आपको नहीं पता तो गूगल करिए, ये मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ आपसे गूगल, ताकि आपको चीज़ें याद रहें और एग्ज़ाम में अगर जब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। एक बार गूगल करेंगे, अगर नहीं पता तो उससे क्या है कि एग्ज़ाम में जब आप देखेंगे तो तुरंत आपको याद आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इसे आप ज़रूर करें, चाहे आपको बुरा लगे लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको करना है एग्ज़ाम पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को जो है प्राप्त एफडीआई इक्विटी इनफ्लो का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र को प्राप्त हुआ? तो ये हुआ भाई सिंगापुर को। ठीक है, एफडीआई इक्विटी इनफ्लो जो होता है उसका जो है सर्वाधिक हिस्सा सिंगापुर को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है, तो ये है भाई, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं जीन्स के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो ये 2 रूप जो है प्रतिरूप मौजूद होते हैं, तो समान गुण के, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज थोड़ी तबीयत ख़राब है भाई, बट लेक्चर तो डिलीवर करना है, कैसे भी लेक्चर नहीं छूटना चाहिए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए किसी भी हाल में। तो व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का जो है प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ट्रेड एंड जो है ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन जो कमेटी होती है उसका जो है प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं उसके प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये बायोपिक्स लॉ जो है, लॉ ऑफ बायोपिक्स ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये तीनों आते हैं, ये तीनों आपको ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, ऑप्शंस को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, क्योंकि बाई चांस पूछ ले, एग्जामिनर भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, वो उन्हीं ऑप्शंस को घुमा फिरा के करता रहता है इधर उधर। ठीक है, इतने कितने क्वेश्चन बनाएगा भाई, 125 शिफ्ट हैं, रिपीट तो होने ही होने हैं क्वेश्चन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये ग्रेगर मेडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत है। बाकी इन्होंने नहीं पूछा है, नहीं देखते ही अलर्ट हो जाना है आपको। तो ये लॉ ऑफ बायोपिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर जो है, UN द्वारा जो है किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? तो वो ये 19 जो है 81 से और 1990 को, 1981 से 1990 वाला जो दशक था उसे अंतर्राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था, इतना आपको ध्यान रखना है। अभी कोई अगर दशक स्थापित किया गया है ऐसा कोई, ठीक है, तो उसे भी अभी ध्यान रखें करंट में। और मिलेट ईयर कौन सा था वो भी आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है भाई, UN ने ही डिसाइड किया था उसका मिलेट ईयर का जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश ने वर्ष 2003 के दौरान जो है एथलेटिक्स में
IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया? तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने किया था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है 1985 का जो है असम समझौता द असम अकॉर्ड 1985 में नई दिल्ली में डैश और आशू जो है ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट था? तो राजीव गांधी और जो है आंसू के बीच था ये 1985 में जो असम अकॉर्ड हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, न्यूज़ में भी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? तो ये स्वदेशी आंदोलन था। इसे तो आपको पता ही चल जाना चाहिए भाई। कपास उत्पादन को अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो स्वदेशी को ही बढ़ावा दे रहे हैं, तो स्वदेशी आंदोलन से ही जो है कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। बाकी खिलाफत आंदोलन नहीं है, असहयोग आंदोलन नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये 1942 में 8 अगस्त को। और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1922 के आसपास। और खिलाफत आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते थे। कपास उत्पादन की बात हो रही है, उत्पादन की, तो स्वदेशी ही हम उत्पादन करेंगे। और स्वतंत्रता के पूर्व आंदोलन जो चला था, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, क्योंकि अब हमारी डेली क्लास आएंगी। ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है भाई। बाकी आप बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए हम यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। और अपने रिव्यू ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्लास कैसी लग रही है। देखिए अभी तो मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, अगर देखो इंग्लिश वाले बच्चे भी रहेंगे तो मैं इंग्लिश वाला जो है फॉर्मेट भी ले आऊँगा। पर मेरे को लगता है कि इंग्लिश इस एग्ज़ाम में पूछते नहीं है, तो आई थिंक हिंदी में ही ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा बच्चे जो होंगे। तो मैं एक बार पोल भी करवा लूँगा, अगर इंग्लिश में भी चाहिए तो इंग्लिश वाला भी ले आऊँगा मैं फॉर्मेट, ठीक है भाई। बाकी चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।